शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं केरल चुनाव से। जी हां, आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव में मतगणना हो रही है और जिस तरह से भारी संख्या में जो वोटर्स है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि ये चुनाव बदलाव की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और ये चुनाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन केरल चुनाव में एक बहुत बड़ी बात है जो गौर करने वाली है। दरअसल बीजेपी ने एन टाइम पर मेट्रो मैन को यहाँ पर चुनाव में उतारा था और उन्हें टिकट दी गई थी। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो मेट्रो मैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारा गया और गैर मलयाली मतदाताओं की संख्या जो निर्णायक भूमिका में है। और यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से मेट्रो मैन को उतारा, क्या मेट्रो मैन बीजेपी का जो बेड़ा पार है वो लगा पाएंगे और क्या केरल चुनाव में बीजेपी की जीत होगी? अगर स्थितियों की बात करूं तो फिलहाल बीजेपी की जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ एक बहुत बड़े सहयोगी मौजूद हैं जो सुबह से चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। जी हां, और जो चुनावी खबरें वो लगातार उन पर उनकी निगाहें टिकी हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं अभिनव की, तो अभिनव अब आपको ये बताएंगे कि किस तरह से अभी तक चुनाव में मतगणना हुई है और कितनी बड़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदाताओं ने वोट किया। अभिनव बताइए। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि केरल में जो है अभी तक 4 बजे तक का मतदान हो चुका है और लगभग एक चुनाव आयोग के मुताबिक 61% जो है अब तक मतदान हो चुका है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, केरल शायद देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहाँ पर महिला मतदाता जो है पुरुष मतदाताओं से अधिक है। ये आपके गौर करने वाली बात है। आज क्योंकि केरल का जो 140 सीटों का जो चुनाव है पूरे एक ही फेज में हो रहा है, जहाँ पर लगभग जो है 957 जो कैंडिडेटों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। देखिए, बात करें इस चुनाव में जो है मुख्य मुकाबला एलडीएफ यानी जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें सीपीआईएम और सीपीआई दोनों शामिल है। एक है यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है और हमें ये वाली बात इसमें देखने की इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, क्योंकि जो एलडीएफ के साथ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है। जिस तरीके का गोल्ड स्मगलिंग जो घाटा हुआ, उससे कहीं ना कहीं एलडीएफ को एक धक्का जरूर लगेगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये एक क्लीन स्वीप है। देखिए, केरल की लड़ाई जो है एक प्रेस्टीज की लड़ाई है। देखिए, आपको समझना होगा, सबसे पहले अमेठी से राहुल गांधी वायनाड आए हैं, ठीक है। वायनाड आए तो वायनाड में जब कांग्रेस आई तो उसने क्लीन स्वीप किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं 2 बार से, वो लगभग एक तरीके का 70 सीटें 60 सीटें 80 में से 60 सीटें जीतना भी 65 सीटें जीतना भी एक क्लीन स्वीप ही है। उसी तरह केरल में जो यूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन उसने क्लीन स्वीप करी थी 20 में से 19 सीटें जीत के। तो मैं देखिए अपने सहयोगी अभिनव से यहाँ पे ये एक बात जो है वो जानना चाहूंगा। अभिनव, जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी ने अभी तक जितने भी जो उम्र दराज के नेता थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, उनको ना सिर्फ देखिए एक रेस्ट करने के लिए उन्हें भेज दिया गया था, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी से उन्हें दूर रखा गया। लेकिन बीजेपी ने जो मुरली श्रीधरन है उनको चुनाव में खड़ा किया। उनकी उम्र जो है वो लगभग 88 साल की है। तो ऐसे में बीजेपी ये क्या रणनीति अपना रही है? एक तरफ तो वो बुजुर्ग जो नेता है उनको साइड किनारे कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे ही नेताओं को चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। तो ई श्रीधरन कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे और केरल चुनाव में क्या ई श्रीधरन बीजेपी का जो बेड़ा पार है वो लगा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें 2 चीजें यहाँ पे एक समझनी होगी। बीजेपी जो है इन चुनावों में, बीजेपी आज के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी जो है जितना भी है 2026 या 2031 तक के बंगाल जैसी जो एक फोर्स है, बंगाल में जिस तरीके बीजेपी रोल निभा रही है वो शायद 2026 या 2031 के चुनावों में बीजेपी निभाएगी। इस बात को बीजेपी भी जानती है कि वो केरल विधानसभा चुनाव जो है नहीं जीतने जा रही। बीजेपी को एक क्लीन फेस चाहिए था जिसकी जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे राज्य में हो, और जो श्रीधरन है वो एक ऐसा चेहरा है जिनकी कहीं ना कहीं केरल के साथ साथ जो है पूरे मतलब देश में भी एक एक्सेप्टेंस है। वो जीते चाहे हारे, बीजेपी को वो चमकाने का काम जरूर करेंगे केरल के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जैसे कि मेरे जो सहयोगी अभिनव है वो सुबह से लगातार जो जानकारियां वो पहुंचा रहे हैं और सुबह से इनकी नजर बकायदा चुनावी खबरों पर बनी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर और बता देता हूं। मेरे पास जो खबर आई है, देखिए आपको बता दूं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से
14 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी यूनियन मुस्लिम लीग 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा केरल कांग्रेस 10, आरएसपी 5 सीटों पर और बाकी 7 सीटों पर अन्य सहयोगी दलों ने प्रत्याशी उतारे। तो देखिए, मैं अपने सहयोगी अभिनव के पास फिर से चलूंगा और अभिनव से ये जानने की कोशिश करूंगा कि अभिनव, देखिए 93 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने बाकायदा केरल में जब चुनाव से पहले जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और ना सिर्फ उनका ध्यान वोटर्स पर था बल्कि वहां के जो स्थानीय बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो केरल के वोटर्स को तो अपनी तरफ कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय बच्चे, उनके जो भविष्य है उसको लेकर भी वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो ये रणनीति अपनाई है, इसका कितना बड़ा प्रभाव चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की यहाँ पर एक क्लियर कट रणनीति है कि कांग्रेस भविष्य में जो है केरल में जो है अपने आप को मजबूत करना चाहती है। देखिए, क्योंकि बीजेपी वो एक डोमिनेटिंग फोर्स में आ रही है और केरल के जो है कांग्रेस के नेतृत्व में जो है पूरा जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यदि ये हारती है यदि केरल का चुनाव, तो इसके कांग्रेस की साख को ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की साख को एक बड़ा बट्टा लगेगा। तो यदि कांग्रेस इस एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी यदि नहीं जीत पाती है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके झटका लगेगा। और वहीं आपको बता दूं, जितना भी देखा गया है कि देखिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो है एलडीएफ जो है सत्ता में है। यदि इस 5 साल में भी यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती तो कांग्रेस का जो संगठन है वो बिखरने पे आ जाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, इवन दिल्ली की बात कर लें जो 10 सालों से, मतलब इस बार 10 साल हो जाएंगे, तो कांग्रेस का जो संगठन है वो 10 सालों में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो इस बात को हमें ये देखना होगा कि यदि राहुल गांधी को इस बार सत्ता बेहद जरूरी है, यदि कांग्रेस को मजबूत रह रहे, और बीजेपी एक जो है डोमिनेटिंग फोर्स है, यदि इस तरीके से आई तो बीजेपी के नेताओं का कांग्रेस में जो ट्रांसफर है वो बहुत जल्दी होता है, जैसा कि बंगाल में देखने को मिला। चाहे हेमंत विश्व शर्मा जो कि एक आज असम में जो बीजेपी की राजनीति जो पूरी, हेमंत विश्व शर्मा वो एक जमाने में बड़े कांग्रेसी नेता थे। तो ये एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात हो सकती है ये चुनाव जीतना। तो मैं अपने सहयोगी अभिनव से एक बात और जानना चाहूंगा। अभिनव, जिस तरह से अगर देखा जाए तो केरल चुनाव में जो लेफ्ट पार्टी थी उसने उतना ज्यादा कोई काम नहीं किया, वहां थोड़ी सी हल्की नजर आई लेफ्ट पार्टी, कोई बड़ी रैली नहीं की गई, कोई बड़ा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जोर पकड़ा और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस केरल चुनाव पर था। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेफ्ट का जो है वो किला ढा देगी और यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, हमें पूरे पांच जो राज्य हैं उसमें एक केंद्र शासित राज्य भी शामिल है, इसके चुनाव को समझना होगा। देखिए, 3 जगह पौंडीचेरी, केरल और असम में कांग्रेस एक डोमिनेटिंग फोर्स है, कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में लड़ रही है। तो केरल में राहुल गांधी पर्सनल इंटरेस्ट इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि वायनाड का जो उनका संसदीय क्षेत्र है वो भी उसी के अंदर आता है। यदि वो वहां नहीं परफॉर्मेंस कर पाए तो फिर देश में कहाँ करेंगे, इस पे भी सवाल या निशान उन पर उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं जिस तरीके से असम में पार्टी वापसी की गुंजाइश ढूंढ रही है, वहीं एलडीएफ के स्मगलिंग केसों चाहे गोल्ड पे जिस तरीके से घेरा जा रहा है, और पी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देखिए उनके पास एक एंटी इनकम्बेंसी 5 साल के, क्योंकि 5 साल में 1980 से देखा जाए तो 5 साल में कांग्रेस और यूडीएफ के बीच रोटेशन चलता है। तो इस बार भी संभावना है कि रोटेशन हो सकता है। लगातार मेरे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि जो वोटर्स हैं वो वोट डाल रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। जी हाँ, जैसा कि देश में वायरस फैल रहा है, इसको देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। लोगों ने बाकायदा प्रॉपर अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, इसके साथ ही साथ लोगों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उन्हें मतदान जो है, उन्हें अपने वोट डालने का आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, केरल चुनाव बहुत ज्यादा अहम कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन बीते कुछ सालों में पूरी तरह से बिखर चुकी है। अगर देखा जाए तो देश के बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर
कांग्रेस की सरकार होगी। अगर देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब और इसके अलावा बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी और कांग्रेस को अपनी इज्जत अगर बचानी है, कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति को बेहतर करना है, तो ऐसे में चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह की मेहनत की है, और प्रियंका गांधी का नाम भी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने भी खूब यहाँ पर मेहनत की। असम चुनाव में देखने को मिला, चुनाव से पहले यहाँ के लोगों से मुलाकात की। इसका मतलब है कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका ने अपने कंधों पर जिस तरह से उठाई, इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और ना सिर्फ केरल चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, बल्कि असम और तमिलनाडु में भी कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।